नमस्कार दोस्तों, मैं कुश आपका स्वागत करता हूं एग्रीकल्चर के इस सेशन में। जब बात हो रही है कृषि की, तो कृषि का सीधा संबंध किसान से और किसान का संबंध खेती से होता है। और किसान खेती जमीन में करता है, क्योंकि जमीन में ही पोषक तत्व मौजूद होते हैं और उन्हें लेने के लिए किसान फसल उगाता है। फसलों से ही हमें पोषक तत्व मिलते हैं। ये पोषक तत्व हमें किस प्रकार मिलते हैं? दोस्तों, जो भोजन हम रोजाना खाते हैं उनसे ही हमें पोषक तत्व मिलते हैं। जैसे कि हम खाने में रोजाना चावल, दाल, रोटी, सब्जी, फल आदि खाते हैं, तो उनमें समाये पोषक तत्व हमारा शरीर ग्रहण कर लेता है, क्योंकि प्रकृति ने पौधों को ही ताकत और शक्ति दी है कि वो जमीन से उन सारे पोषक तत्वों को सोख सकता है। हम जमीन से लगातार पौधों के माध्यम से पोषक तत्व खींच रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि हमें ज्यादा समय तक जीवन जीने के लिए या अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, और उस भोजन से ही हमें पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। ये सभी पोषक तत्व मिट्टी के अंदर मौजूद हैं। इसीलिए किसान खेती करता है ताकि हम सभी लोगों का पेट भर सके। और पेट भरने का मतलब हमें ऐसा खाना मिले जिसके अंदर पोषक तत्वों की मात्रा ज्यादा हो। अगर हमें पोषक तत्व ज्यादा मिलेंगे तो हम ताकतवर बनेंगे, स्वस्थ रहेंगे और हमें कोई बीमारी नहीं होगी, यानी कि बिना किसी रोग के स्वस्थ जीवन जिएंगे। तो दोस्तों, इसी एग्रीकल्चर सेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको अपने भारत देश की कृषि के बारे में बताता हूं। भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारे देश की 2/3 जनसंख्या यानी कि 70% से ज्यादा की जनसंख्या सीधे तौर पर किसान परिवार से जुड़ी हुई है। अगर हम अपने भोजन की बात करें तो आज हमारे खाने की थाली में चावल, दाल, सब्जियां आसानी से मिल जाती हैं। हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि क्या हम शुरुआत से ऐसे ही थे, यानी कि हमारी कृषि का विकास कैसे हुआ। तो उसे जानने के लिए थोड़ा सा हमें पीछे जाना होगा और अपने कृषि के इतिहास को जानना होगा। हमारे कृषि का विकास कहां से शुरू हुआ? हम सभी जानते हैं, हमारा देश 1947 में आजाद हुआ। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जैसे ही देश का कार्यभार संभाला और संभालते ही हमारे देश के सामने एक समस्या आ गई। समस्या थी, हमारे देश की जनसंख्या बहुत तेजी के साथ बढ़ रही थी और हमारी खेती से उतनी पैदावार नहीं हो रही थी। पैदावार क्यों नहीं हो रही थी? क्या पहले जमीन कम थी? बिल्कुल नहीं, जमीन तो पहले ज्यादा थी। फिर हम ज्यादा अनाज पैदा क्यों नहीं कर पाते थे? उसका कारण था खेती करने का तरीका। जिस तरीके से हम खेती करते थे, आज उस तरीके के बारे में हम बात करेंगे। उस पुराने समय की खेती को हम बौरानी खेती कहते थे। बौरानी खेती को हम पारंपरिक खेती भी कहते हैं। बौरानी खेती एक तरीका था लेन देन का। अगर मैं बात करूं बिजनेस की, तो आप ग्लेज से क्या लेते हैं? प्रोडक्ट्स। आप प्रोडक्ट्स लेते हैं और आपको उसके बदले पैसे देने होते हैं। इसी तरह से हम भी अपनी जमीन से लगातार लेन देन करते हैं। ये जो बौरानी खेती थी वो कुछ नहीं, सिर्फ वो एक प्रकार का लेन देन का एक बढ़िया तरीका था। जो पोषक तत्व हम जमीन से ले रहे हैं, वो पोषक तत्व हमें वापस जमीन में लौटाने भी होंगे। पहले के समय में किसान अपनी जमीन को 2 भागों में बांट देता था। वो ऐसा लेन और देन को बराबर रखने के लिए करता था। वो जमीन के एक भाग में फसल उगाता था और दूसरे भाग को खाली छोड़ देता था, और उस दूसरे भाग में गोबर, राख, सड़ी गली पत्तियां और घर से निकली हुई वेस्ट चीजें होती थी, उसे उस भाग में डालता था। अब यहाँ पर लेन देन कैसे चल रहा है? यहाँ पर लेन देन पौधों की जड़ों के द्वारा चल रहा है। यहाँ पर एक तरफ से हम पौधों के माध्यम से पोषक तत्व निकाल रहे हैं और दूसरी तरफ से पोषक तत्वों को डाल रहे हैं। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जमीन के अंदर पोषक तत्वों की बराबर मात्रा बनी रहे। जब पोषक तत्व जमीन के अंदर बने रहेंगे तो पौधों को ज्यादा पोषक तत्व मिलेंगे। पौधों से हमें खाना मिलता है और खाने से हमें पोषक तत्व मिलते हैं।
जब आप अच्छा खाना खाओगे तभी आपको पोषक तत्व मिलेंगे। तो इस चीज को बरकरार रखने के लिए किसान क्या करता था? लेन और देन करता था। 6 महीने वो भाग 1 में खेती करता था और भाग बी में गोबर खाद डालता था। फिर 6 महीने बाद भाग ए में गोबर खाद डालता था और भाग बी में खेती करता था। लेकिन इससे हमें नुकसान ये होता था कि हमारी पैदावार पूरी नहीं हो पाती थी। अगर हम दोनों भागों में पैदावार करें तो पैदावार ज्यादा होगी। जैसे ही हमारा देश आजाद हुआ और जनसंख्या तेजी के साथ बढ़ रही थी, अब उस जनसंख्या का पेट भरने के लिए और उसको पूरा खाना देने के लिए हमें अपनी पैदावार को बढ़ाना था। इसी तरह से हम धीरे धीरे सन 1960 तक पहुंच गए और हमने सन 1960 में एक नई हरित क्रांति की शुरुआत की। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत करने वाले वैज्ञानिक का नाम डॉक्टर श्री MS स्वामीनाथन है। उस समय हमने समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कुछ बदलाव किए। इस हरित क्रांति के अंदर उन मुख्य चीजों का ध्यान रखा गया जिसकी वजह से हमारी पैदावार बढ़े। जिसमें पहली समस्या पर ध्यान दिया गया जो कि हमारे अच्छे किस्म के बीज ना होना। इस क्रांति में नए किस्म के बीजों का आविष्कार किया गया जिनको संकर बीज नाम दिया गया। हरित क्रांति का पहला उद्देश्य संकर बीज इस्तेमाल करना था और दूसरा रासायनिक खादों का उपयोग करना। रासायनिक खाद जो आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे यूरिया, DAP, MOP और पोटाश आदि, इन सभी की शुरुआत 1960 से की गई। रासायनिक खाद के साथ हमने एक और चीज का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, वह रासायनिक पेस्टिसाइड थे। रासायनिक पेस्टिसाइड का मतलब कीटनाशक यानी कि जहर, क्योंकि हमें फसल को पैदा करने के साथ साथ उसे बीमारियों से भी बचाना जरूरी होता है। हरित क्रांति का तीसरा उद्देश्य नहर नालों का विकास करना था। पानी के लिए नहरों का विकास किया गया, नाले बनाए गए, सरकारी ट्यूबवेल लगाए गए। अपनी फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए हमने उनका उपयोग करना शुरू किया। जैसे ही हम उनको उपयोग में लाए तो हमारी पैदावार बढ़ने लगी। जब हमारी पैदावार बढ़ने लगी तो हम धीरे धीरे इस रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल बढ़ाने लगे। लेकिन हमने यूरिया का ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जो कि एक रासायनिक है। DAP, MOP आदि चीजों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे आज हमने उसकी मात्रा इतनी बढ़ा दी कि एक ही केमिकल का बार बार इस्तेमाल करने से जमीन के पोषक तत्वों की कमी होने लगी है। ये समस्या शायद हमारे किसानों को पूरा ज्ञान न मिल पाने की वजह से आई। उन्होंने ज्यादा पैदावार के लालच में इसका ज्यादा उपयोग करना शुरू कर दिया। अब उसका असर हमारी जमीन पर दिखने लगा। केमिकल के ज्यादा प्रयोग के कारण जमीन पर असर पड़ने लगा और हमें बीमारियां लगने लगी। हमें बीमारियां क्यों लगने लगी? क्योंकि हमारे अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता कम होने लगी, क्योंकि हमें जो खाना मिल रहा है उसके अंदर पोषक तत्वों की कमी हो रही है। इस नए तरीके से हम लेन देन के पुराने रिश्ते को भूल गए। हम ज्यादा पैदावार के लालच में आ गए और हमने सिर्फ लेना ही चालू रखा। अगर किसी भी चीज को थोड़ा थोड़ा भी निकालते रहेंगे वह एक दिन समाप्त हो जाएगी। तो यही कारण है कि जमीन के अंदर जो पोषक तत्वों की भरमार थी वो धीरे धीरे समाप्त होने लगी और उसका असर इंसान पर दिखने लगा। जब हमने रसायन का प्रयोग ज्यादा किया तो पौधों में भी उसका प्रभाव दिखने लगा। हम खाने में पौधों के फल, जड़, पत्तियां, फूल यही सब चीजें खाते हैं। पौधों के अंदर भी केमिकल की मात्रा बढ़ने लगी और ये सभी केमिकल आज हमें मिल रहे हैं। भारतीय खेती में अगर चुनौती की बात करें तो सबसे पहली चुनौती प्राकृतिक संसाधनों के बढ़ने के कारण हमें कम जमीन पर ज्यादा पैदावार करने को मजबूर होना पड़ रहा है। साथ ही चुनौती यह भी है कि हम जमीन पर केमिकल और पेस्टिसाइड डाल रहे हैं जिससे जमीन बंजर होती जा रही है। हमारी जनसंख्या बढ़ रही है और हमारी जमीन घटती जा रही है। अब उस घटती हुई जमीन से बढ़ते हुए पेटों की पूर्ति करना हमारे सामने
चुनौती बन गई है। विश्व स्तरीय फल और सब्जी उगाने से अभिप्राय है कि जिसमें रासायनिक केमिकल का इस्तेमाल 2% से ज्यादा ना हुआ हो, यानी कि हम जब स्प्रे करते हैं तो उसमें 2% से ज्यादा रासायनिक ना हो। लेकिन अगर हम आज शाम को स्प्रे करते हैं और अगली सुबह वो फल सब्जी मार्केट में बेच दी जाती है और उस फल सब्जी में उस जहर का असर बना रहता है। आज का किसान परेशान है क्योंकि उत्पादन में बहुत अधिक निवेश हो रहा है। उर्वरक यानी जो यूरिया या डीएपी लगाया जाता है उनकी बहुत अधिक खपत का होना। अगर मैं 1960 की बात करूं तो इस समय उर्वरक अधिक डालना पड़ रहा है। आज लोग 40 किलोग्राम का एक बैग 1 बीघा जमीन में इस्तेमाल कर लेते हैं। उसकी वजह से हमारी मिट्टी के अंदर ताकत धीरे धीरे कम होती जा रही है। उस कमजोर मिट्टी से हम अधिक पैदा करने के लिए उसे ठीक नहीं कर रहे, बल्कि उसमें और यूरिया डालकर उसे और कमजोर करते जा रहे हैं। अभी तक आपने जो समझा, मैं आपसे उससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछता हूं। तो पहला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न, पांचवा प्रश्न, छठा प्रश्न। किसान की अगली परेशानी है फसलों में रोगों का ज्यादा होना। पहले के मुकाबले आज फसलों में बहुत ज्यादा बीमारियां आने लगी हैं। उदाहरण के लिए कपास यानी कि रुई के अंदर इतना कीड़ा लगने लगा है, किसान उसको रोकने के लिए केमिकल इस्तेमाल करते हैं। 1 बार केमिकल डालते हैं, 2 बार केमिकल डालते हैं, 3 बार केमिकल डालते हैं और वही केमिकल उन कीड़ों पर असर नहीं कर रहा है। अब इस समस्या का हल कहां से मिलेगा? कैसे उस फसल को कीड़ों से बचाया जा सके? क्या लगातार केमिकल की मात्रा को बढ़ाते रहना चाहिए? क्या इसका कोई समाधान है? जी हाँ, हमारे गैल्वे कृषम के बायो प्रोडक्ट से इसका समाधान संभव है। अगली परेशानी है मिट्टी के अंदर नमी का कम होना। हमारे किसान के सबसे अच्छे मित्र केचुए का कम हो जाना। केचुआ मिट्टी को ऊपर नीचे यानी कि भुरभुरा बनाता है। ये मिट्टी के अंदर नली बना देता है। ये एक तरफ से अंदर जाता है और दूसरी तरफ से बाहर निकल आता है। जब मिट्टी के अंदर छोटी छोटी नलियां बन जाती हैं तो उसके द्वारा हमारी जमीन में हवा, सूर्य की रोशनी जाती है और पानी भी गहराई तक जाता है। हमने जमीन पर इतना ज्यादा केमिकल इस्तेमाल किया जिससे कि वे केचुए मर गए। अब वो नलियां बननी बंद हो गई क्योंकि उन्हें बनाने वाला ही नहीं है। अब जब वो छोटे छोटे छेद नहीं बनते जिससे पानी अंदर नहीं जा पाता, अब पानी जल्दी भाप बनकर उड़ जाता है। इसीलिए जमीन के अंदर नमी ज्यादा दिनों तक नहीं रहती है। इसीलिए किसान को बार बार जमीन में पानी देना पड़ता है। अब 50 साल बाद हमारी समझ में आया, अगर हम इसी तरीके से खेती करते रहे तो आने वाले समय में हमारी जमीनें बंजर होंगी जिसमें हम पैदावार नहीं कर सकेंगे। तो क्या इसको सुधारा जा सकता है? जी हाँ, सुधारा जा सकता है गैल्वे कृषम के बायो प्रोडक्ट से। मृदा की स्वास्थ्य गुणवत्ता का कम होना किसानों की अगली परेशानी है। स्वस्थ मिट्टी का पीएच मान 6.5 से 7 के बीच में होता है। ऐसी मिट्टी को हम उदासीन मिट्टी कहते हैं। आज हमारी मिट्टी का पीएच मान या तो 6.5 से नीचे जा रहा है या फिर 7 से ऊपर जा रहा है। अगर ये नीचे जाएगा तो मिट्टी अम्लीय हो जाएगी और अगर इससे ऊपर जाएगा तो क्षारीय मिट्टी हो जाएगी। दोनों ही रूप में ऐसी मिट्टी को हम बंजर मिट्टी कहते हैं। ये ज्यादा मात्रा में रासायनिक उर्वरक, पेस्टिसाइड डालने से हो रहा है। उदाहरण, आप लोग सब्जी बनाते हैं, सब्जी में नमक डालते हैं। अगर वो नमक ज्यादा हो जाए तो क्या होगा? सब्जी बेस्वाद हो जाएगी। और अगर उस सब्जी में नमक कम हो जाए तो क्या होगा? तब भी सब्जी बेस्वाद हो जाएगी। इसी प्रकार मिट्टी का भी पीएच मान सामान्य रहना जरूरी होता है।
अगर मिट्टी का पीएच मान सही रहेगा और केमिकल की मात्रा कम रहेगी तो उसके साथ साथ लाखों करोड़ों मित्र जीवाणु थे जो कि किसान के लिए मुफ्त में काम करते रहते थे, लेकिन आज वो काम नहीं करते हैं, जिनका काम सिर्फ मिट्टी को उपजाऊ बनाना, मिट्टी को नम बनाना और मिट्टी की प्राकृतिक क्रियाओं को चलाते रहना था। लेकिन हमने उन्हें केमिकल डालकर नष्ट कर दिया। अगर हम मिट्टी को वो पुरानी ताकत फिर से देना चाहते हैं तो हमें उनको फिर से मिट्टी में वापस लेकर आना होगा। तो क्या उनको वापस अपनी मिट्टी में लाना संभव है? बिल्कुल संभव है, गैल्वे कृषम के बायो प्रोडक्ट्स के साथ। आगे हम केमिकल के बुरे प्रभावों के बारे में बात करते हैं। गेहूं की फसल की बात करें तो अगर किसान स्प्रे कर रहा है तो उसे पौधों में सबसे ज्यादा गेहूं के दाने चाहिए। वो सबसे ज्यादा स्प्रे गेहूं के दाने पर करेगा और इंसान ही उस गेहूं को खाने में सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और सबसे ज्यादा जहर इंसान के अंदर जाएगा। उस फसल से जो भूसा तैयार होता है, उस भूसे का इस्तेमाल जानवरों को चारा खिलाने में किया जाता है। हमें पालतू जानवरों से दूध मिलता है और उस दूध में तो केमिकल है क्योंकि हमने ही केमिकल मिले भूसे को जानवरों को खिलाया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो केमिकल किसी न किसी रूप में हमारे अंदर पहुंच ही जाता है और बचा हुआ केमिकल मिट्टी में मिल जाता है और मिट्टी में मिला हुआ केमिकल भी घुलकर पानी में पहुंच जाता है। पानी के अंदर जो छोटे छोटे जीव हैं जैसे मेढक, मछली आदि कई जीव इसके संपर्क में आते हैं तो ये केमिकल इनके अंदर चला जाता है और उस छोटे जीव को जो भी पक्षी या कोई अन्य जंतु ग्रहण करता है तो उसके अंदर भी ये केमिकल चला जाता है। इन केमिकल को परसिस्टिंग केमिकल कहते हैं, यानी कि पीढ़ी एकांतरण केमिकल। ऐसे केमिकल जो कि एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में और लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। अगर हम डीडीटी की बात करें तो एक बार मिट्टी में इस्तेमाल करने से अगले आने वाले 20 सालों तक इसका असर मिट्टी के अंदर बरकरार रहेगा। इस चक्र को गैल्वे कृषम के प्रोडक्ट के द्वारा तोड़ा जा सकता है। हम गैल्वे कृषम के प्रोडक्ट का अगर इस्तेमाल करना शुरू करें तो ये चक्र अपने आप ठीक हो जाएगा। आज जो हम इतना सारा केमिकल जो कि दूध, पानी और खाने से ले रहे हैं तो हमारा आने वाला भविष्य भी केमिकल युक्त होगा। दोस्तों, आज का समय अगर हम देखें तो छोटी सी उम्र में ही हमें चश्मे लग जाते हैं, बाल पक जाते हैं और छोटे छोटे बच्चों को किडनी और दिल की परेशानी हो जाती है, अपंगता आने लगी है क्योंकि उन्होंने जो खाना खाया है उसके अंदर पूरे पोषक तत्व नहीं हैं। क्या इसको दूर किया जा सकता है? बिल्कुल दोस्तों, किया जा सकता है और इसका तरीका है गैल्वे कृषम के बायो प्रोडक्ट से। अगर हम गैल्वे कृषम के बायो प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें जो हानिकारक केमिकल रहित है तो अपने भविष्य को सुधारने के लिए हमें अपनी खेती को भी बदलना होगा और आज की रासायनिक खेती को छोड़कर हमें नई किस्म की खेती पर आना होगा। उस खेती का नाम जैविक खेती है और अगर दूसरे शब्दों में कहें तो गैल्वे कृषम की खेती। जैविक खेती उस खेती को कहते हैं जिसमें हानिकारक रासायनिक केमिकल का प्रयोग ना किया जाए तथा मित्र जीवाणुओं और प्राकृतिक उर्वरक के साथ जो खेती की जाए उस विधि को हम जैविक खेती कहते हैं। तो इस मौके का फायदा हमें कहां से उठाना चाहिए? ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के कृषम प्रोडक्ट से। दोस्तों, अब हम फसलों में आने वाली सामान्य बीमारियों की बात करते हैं। बीमारी का सिर्फ एक ही मतलब होता है और वो है नुकसान। इसी तरह से किसी फसल के अंदर कोई बीमारी लग जाए तो फसल में पौधों को नुकसान, पैदावार का नुकसान तथा किसान को पैसे का नुकसान और उसने जो लागत लगाई उसका भी नुकसान होता है। तो अगर फसल में कोई बीमारी लगती है तो उसे किसान को नुकसान ही होता है। पौधों में बीमारी भी पैदा करने वाला कोई जीव होता है जिसका नाम रोग कारक है। रोग का मतलब होता है बीमारी और कारक का मतलब करने वाला। रोग कारक कहाँ रहता है तो मैं आपको बताता हूँ। ये रोग कारक आपको 3 जगह पर मिलेगा। पहला हवा में, दूसरा पानी में और तीसरा मिट्टी में मिलेगा।
ऐसे ही एक रोग कारक के बारे में हम बात करेंगे जिसका नाम फंगस या फफूंदी या कवक है। अगर दूसरी भाषा में कहें तो नोना, भुआ, भेकुर, छतरा, ये सब इसी के नाम हैं। ये हर जगह मौजूद रह सकता है। जब भी ये बीमारी हमारी फसल में आती है तो हमारी फसल की जड़ों, तनों, फलों, पत्ती और बीजों को गला देती है। दूसरी परेशानी बैक्टीरिया की है जिसे हम जीवाणु भी कहते हैं। ये भी हमारी फसल को बीमार करता है। यह हमारी फसल को उगने नहीं देता, यह हमारी फसलों को गला देता है, यह हमारी सब्जियों को खराब कर देता है। यहाँ दो हमारे मुख्य रोग कारक हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो कि हमारी फसलों को खराब कर देते हैं। ये रोग कारक कहां से हमारी फसल को बीमार कर सकता है? सबसे पहला रोग कारक हमें मिट्टी के अंदर मिलेगा, दूसरा हमें बीज में मिलेगा, तीसरा हमारी फसल की जड़ों को खराब कर सकता है, चौथा तने को गला देगा, पांचवा हमारे पत्तों को खराब कर देता है, छठा हमारे फूलों और फलों को भी खराब कर देता है। यानी कि पौधों के सभी भागों में यह बीमारी पैदा कर सकता है। किसी भी बीमारी को रोकने के लिए दो तरीके हैं, एक होता है ट्रीटमेंट और दूसरा होता है मैनेजमेंट। आप क्या चाहते हैं, ये आपका निर्णय है। मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट में क्या फर्क है? मैनेजमेंट बीमारी आने से पहले किया जाता है और ट्रीटमेंट को बीमारी आने के बाद किया जाता है। अगर हम मैनेजमेंट बीमारी आने से पहले करेंगे तो हमारी फसल को नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा। अगर हम ट्रीटमेंट बीमारी आने के बाद करेंगे तब तक हमारी फसल में नुकसान हो जाएगा। तो मैनेजमेंट पहले ही करना पड़ेगा। इसीलिए जब भी आप किसी किसान के पास जाएं और उसकी फसल में कोई बीमारी नहीं लगी है तब भी आप उसे अपने कृषम के बायो प्रोडक्ट इस्तेमाल करा सकते हैं। अब हम गैल्विक कृषम के बेहतरीन बायो प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे। अगर हम इन गैल्विक कृषम के बायो प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करें तो हमारी फसल को क्या क्या फायदे होंगे? गैल्विक कृषम के बायो प्रोडक्ट्स पर्यावरण के अनुकूल हैं। गैल्विक कृषम प्रोडक्ट का इस्तेमाल अपनी जमीन या फसल में करते हैं तो इनका किसी पक्षी, जानवर या अन्य किसी जीव पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरा फायदा कम लागत का है। हमारे प्रोडक्ट्स फसल से ज्यादा मिट्टी पर काम करते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर एक माँ स्वस्थ होती है तो बच्चा भी स्वस्थ होता है। इसी तरह हमारी मिट्टी अगर स्वस्थ होगी तो हमारी फसल भी बेहतर होगी। गैल्विक कृषम के बायो प्रोडक्ट्स को आप सभी फसलों में उपयोग कर सकते हैं, सिर्फ मशरूम को छोड़कर। हमारे प्रोडक्ट का लंबा और स्थायी परिणाम होता है, यानी कि हम अपने प्रोडक्ट्स को जब भी अपनी फसल में इस्तेमाल करते हैं तो उसका रिजल्ट घटता नहीं बल्कि धीरे धीरे बढ़ता है, क्योंकि ये जो छोटे छोटे जीव हैं जो हमारे प्रोडक्ट में मौजूद हैं वो धीरे धीरे करके अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। जब हम अपने गैल्विक कृषम के बायो प्रोडक्ट्स को जमीन में इस्तेमाल करते हैं तो हमारे इन प्रोडक्ट्स के अंदर मौजूद जीव अपनी संख्या को 3 से 5 दिनों के अंदर 2 गुना कर लेते हैं, आगे उसको 4 गुना फिर 8 गुना कर लेते हैं। गैल्विक कृषम के बायो प्रोडक्ट्स का असर बढ़ता चला जाता है क्योंकि यह एक जीवित जीवाणु से बना हुआ है। आप गैल्विक कृषम के बायो प्रोडक्ट्स को देखेंगे तो उस पर कोई भी खतरनाक जहर वाला निशान मौजूद नहीं है। इसका मतलब इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई हानिकारक जहर इस्तेमाल नहीं किया गया है। गैल्विक कृषम के बायो प्रोडक्ट्स नोका सर्टिफाइड है। नोका सर्टिफाइड का मतलब है नेचुरल ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एग्रो, यानी कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऑर्गेनिक सर्टिफाइड हैं। गैल्विक कृषम के जो बायो प्रोडक्ट्स हैं वो सालों साल तक प्रभावी हैं। अगर हम उसको लगातार इस्तेमाल करते हैं तो एक छमाही के बाद दूसरे छमाही में उसका प्रभाव लगातार बढ़ता जाता है। दोस्तों, हमारे प्रोडक्ट्स जमीन में जाकर उन सारी समस्याओं को दूर करता है जिससे कि एक पौधे की उपज यानी कि उसका फुटाव कम हो जाता है। अभी तक आपने जो समझा, मैं आपसे उससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछता हूं, तो
तो पहला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न, पांचवा प्रश्न, छठा प्रश्न, सातवां प्रश्न, गैल्वे कृषम का पहला प्रोडक्ट जी डर्मा प्लस एक्सट्रीम कंट्रोल है। यह एक बेहतरीन प्रोडक्ट है जो कि 1 लीटर की बोतल में मौजूद है और यह फफूंदी की बीमारी को रोकने में सहायक है। जी डर्मा प्लस खुद भी एक शक्तिशाली फफूंदी से बना हुआ है। जी डर्मा प्लस यानी कि ट्राइकोडर्मा के फायदे के बारे में बात करें, हमारा ट्राइकोडर्मा एक प्रबल परजीवी है और एक शक्तिशाली फफूंदी है जो कि दूसरी फफूंदी जो बीमारी पैदा करती है उसका नाश करने में सहायक है। ये कई तरह के रोगों की रोकथाम करने में सहायक है, जैसे कि जड़ का रोग, बीज का रोग, मिट्टी जनित रोग, पत्ते का रोग, फलों का रोग, इन सभी की रोकथाम में यह सहायक है। जी डर्मा प्लस मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाता है, मिट्टी के पीएच स्तर को सामान्य रखने में मदद करता है। तो इस बेहतरीन प्रोडक्ट को कैसे इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इसकी उपचार विधि बहुत ही आसान और सरल है। मैं आपको सबसे पहले बीज पौध के उपचार के बारे में बताता हूं। 10 मिलीलीटर जी डर्मा प्लस लेकर 1 लीटर पानी में घोलकर 1 किलोग्राम बीज को उसमें भिगो दें तथा उसे 30 मिनट तक भिगो कर रखें। इसके बाद उन बीजों को उसमें से निकाल लें और उसके बाद उसको छाया में सुखाएंगे। सुखाने के बाद अपनी जमीन में उसकी बुआई कर देंगे। बीज का आकार गेहूं या गेहूं से छोटा है तो हम पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मिर्च, प्याज, जीरा, गेहूं के बीज जैसे बीजों के अंदर हम पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसके लिए सीधा हम 10 मिलीलीटर जी डर्मा प्लस लेंगे, 1 किलो बीज लेंगे और उसे मिला करके 30 मिनट तक रखेंगे। फिर उसको छाया में सुखाएंगे। छोटे छोटे टुकड़े जैसे गुलाब की टहनियां, गन्ने के टुकड़े, आम की टहनियों को हम कलम कहते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम कलम सेट उपचार के बारे में बात करेंगे। इसके लिए 125 से 250 ml जी डर्मा प्लस लेंगे और 60 लीटर से 80 लीटर तक पानी लेंगे। उसको उसमें घोल लेंगे। उसके बाद 2 कुंतल गन्ने का बीज लेंगे, उसको 30 मिनट तक भिगो कर रखेंगे और भिगोने के बाद उसकी बुआई कर देंगे। उस घोल में से गन्ने को निकालने के बाद जो पानी बचेगा उसको ले जाकर उस गन्ने के खेत में छिड़काव कर देंगे। कलम सेट उपचार में जी डर्मा प्लस और पानी का घोल बनाने के लिए हम अपनी जमीन में ऐसा कोई कोना देखेंगे या पानी की जो नालियां होती हैं उस नाली में एक बांध लगाएंगे और फिर ठीक 1 मीटर के बाद दूसरा बांध लगाएंगे और उसमें 60 से 80 लीटर पानी को इकट्ठा कर देंगे। मिट्टी उपचार के लिए 100 ml जी डर्मा लेंगे और 10 किलोग्राम गोबर की खाद में मिलाएंगे। अगर आपके पास गोबर की खाद नहीं तो आप भुरभुरी मिट्टी इस्तेमाल में लाएंगे, यानी कि हल्की सूखी और हल्की गीली। अगर आपके पास मिट्टी भी नहीं तो आप राख का इस्तेमाल करें और आप चाहें तो वर्मी कंपोज यानी केचुए की खाद में भी मिला सकते हैं और पौधों की जड़ों में बुरकाव करें। 1 लीटर की बोतल को आप 1 एकड़ में इस्तेमाल करेंगे। आपकी फसल बड़ी हो गई हो तो सीधा जड़ों में भी डाल सकते हैं। नोट करिए कि गोबर की खाद 1 साल पुरानी होनी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं स्प्रे करने की विधि। 5 मिलीलीटर से लेकर 7 मिलीलीटर तक, जो कि 5 मिलीलीटर से कम ना हो और 7 मिलीलीटर से ज्यादा ना हो, उसको 1 लीटर पानी के हिसाब से मिलाएंगे। दूसरी विधि, 150 लीटर पानी में 1 लीटर जी डर्मा को मिक्स करेंगे और 1 एकड़ में स्प्रे करेंगे। स्प्रे करने का सही समय सुबह या शाम है। तेज धूप या बरसात में कभी भी स्प्रे नहीं करना चाहिए।
नारियल के पेड़ों में स्प्रे करना हो तो इसके लिए 10 से 12 मिलीलीटर जीडर्मा लेंगे और 1 लीटर पानी में इसे मिलाएंगे और उस पेड़ पर छिड़काव कर देंगे। एक बात का ध्यान रखें, एक बार बोतल को खोलने के बाद जीडर्मा प्लस को 10 दिनों के अंदर पूरी तरह से इस्तेमाल में ले लेना है। हमारे प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट 24 महीने तक की है। अभी तक आपने जो समझा, मैं आपसे उससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछता हूं। तो पहला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, गैल्वेक्रिशम का दूसरा बेहतरीन प्रोडक्ट है जी सूडो प्लस एक्सट्रीम केयर। ये प्रोडक्ट हमारी फसल को बैक्टीरिया की वजह से होने वाली बीमारियों से बचाने में सहायक है। हमारा यह दूसरा प्रोडक्ट भी 1 लीटर की बोतल में आता है। ये शक्तिशाली बैक्टीरिया से मिलकर बनाया गया है और हमारी फसल को विभिन्न तरीके की बीमारियों में मिट्टी के अंदर बैक्टीरिया की वजह से होने वाले रोगों की रोकथाम में सहायक है। ये मिट्टी की उर्वरकता को सुधारता है और हमारी मिट्टी के पीएच मान को सामान्य बनाए रखने में मदद करता है। प्रयोग करने की विधि, 4 से 5 मिलीलीटर जी सूडो प्लस तथा 1 लीटर पानी लेना है। हमें बीज की मात्रा 1 किलोग्राम रखनी है। बीज को कम से कम 30 मिनट तक भिगोएंगे, फिर उसके बाद उसे उस घोल में से निकालकर छाया में सुखाएंगे। उसके बाद उस बीज की बुआई कर देंगे। अगर बीज का आकार गेहूं या गेहूं से छोटा है तो आप वहां पर पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर हमने जीडर्मा प्लस से बीज का उपचार किया है तो हमें जी सूडो प्लस से बीज का उपचार करने की आवश्यकता नहीं है। मिट्टी उपचार के लिए 250 मिलीलीटर जी सूडो प्लस लेना है और 100 किलोग्राम गोबर की खाद लेनी है। गोबर की खाद 1 साल पुरानी होनी चाहिए। अगर गोबर की खाद नहीं तो हम भुरभुरी मिट्टी लेंगे। मिट्टी नहीं है तो हम राख का इस्तेमाल करेंगे। 1 लीटर के जी सूडो प्लस का इस्तेमाल हम 1 एकड़ में करेंगे और पौधों की जड़ों में बुरकाव करें। दोस्तों, स्प्रे करने की विधि, जी सूडो प्लस 2 मिलीलीटर से लेकर 7 मिलीलीटर यानी कि 2 मिलीलीटर से कम ना हो और 7 मिलीलीटर से ज्यादा ना हो, उसको 1 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। 150 लीटर पानी में 1 लीटर जी सूडो प्लस की बोतल घोलेंगे और 1 एकड़ में उसका स्प्रे करेंगे। किसान भाई अगर इसका दोबारा स्प्रे करना चाहते हैं तो 10 दिन के बाद दोबारा भी स्प्रे कर सकते हैं। जी सूडो प्लस वातावरण के अनुकूल है। मनुष्य, पशु पक्षी या जानवरों पर कोई बुरा प्रभाव नहीं डालता है। इसके बोतल की जो आयु है, अगर ये सील पैक है तो आप इसको 24 महीने तक रख सकते हैं। अगर हम प्रोडक्ट को एक बार खोल दें तो इसे 10 दिन के अंदर इस्तेमाल कर लेना चाहिए। अभी तक आपने जो समझा, मैं आपसे उससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछता हूं। तो पहला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न, पांचवा प्रश्न, छठा प्रश्न, सातवां प्रश्न, हमारा तीसरा प्रोडक्ट है GNPK बायो फर्टिलाइजर। हमारा GNPK 1 लीटर की बोतल में आता है। ये 3 प्रकार के जीवित जीवाणुओं से मिलकर बनाया गया है, जिनका काम पौधों या मिट्टी के अंदर जाकर लगातार नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का निर्माण करना है। GNPK जैव उर्वरक के तौर पर एक बेहतरीन विकल्प है। प्राकृतिक तरीके से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटैश प्रदान करता है। हमारी मिट्टी में मौजूद रासायनिक उर्वरकों के प्रभाव को कम करने में भी सहायक है। मिट्टी की उर्वरकता को सुधारता है, फसल को स्वस्थ बनाने में सहायक है और बेहतर उपज को बढ़ावा देने में सहायक है। मिट्टी का उपचार ऐसे करना है कि
250 मिलीलीटर GNPK लेंगे और 100 किलोग्राम गोबर की खाद लेंगे जो कि 1 साल पुरानी होनी चाहिए। अगर गोबर की खाद नहीं तो राख लेंगे, राख नहीं है तो भुरभुरी मिट्टी लेंगे या वर्मी कंपोज यानी कि केचुए की खाद लेंगे। 1 लीटर की बोतल को हम 1 एकड़ में इस्तेमाल करेंगे। दूसरी, स्प्रे करने की विधि। स्प्रे के लिए 2 मिलीलीटर GNPK 1 लीटर पानी में घोलेंगे और उसका स्प्रे करेंगे या 150 लीटर पानी के अंदर 1 लीटर GNPK को मिलाएंगे और उसका घोल बनाएंगे। इसको 1 एकड़ एरिया में इस्तेमाल करना है। स्प्रे करने का सही समय सुबह या शाम होता है। GNPK का एक्सपायरी डेट 24 महीने का होता है। प्रोडक्ट खोलने के बाद 10 दिन के अंदर हमें इसको इस्तेमाल कर लेना चाहिए। यह वातावरण के अनुकूल है। मनुष्य, पक्षी और जानवरों पर कोई बुरा प्रभाव नहीं डालता है। अभी तक आपने जो समझा, मैं आपसे उससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछता हूं। तो पहला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न, पांचवा प्रश्न, गैल्वेक्रिशम का अगला बायो प्रोडक्ट GC एक्सट्रीम पावर है। यह प्रोडक्ट 10 किलोग्राम की एक बाल्टी में आता है जो कि दानेदार प्रोडक्ट है। GC पावर, जिसमें C का मतलब समुद्र और पावर का मतलब ताकत, यानी कि एक ऐसी ताकत जो कि समुद्र से निकाली गई है। यह प्रोडक्ट पूरी तरह से बायो है। इसमें किसी भी प्रकार का हानिकारक रासायनिक केमिकल इस्तेमाल नहीं किया गया है। इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए समुद्री शैवाल, जो कि समुद्र के अंदर उगने वाली एक घास होती है, उस शैवाल का नाम एस्कोफाइलम नोडोसम है, जिसके सत्व यानी कि उसमें से उसका अर्क निकाल करके इस प्रोडक्ट को तैयार किया गया है। जब हमारे किसान भाई इसे इस्तेमाल करेंगे तो उन्हें कई प्रकार के फायदे मिलेंगे। जमीन को जो पोषक तत्व चाहिए वो सब इसके अंदर मौजूद हैं। पौधे के लिए आवश्यक पोषक तत्व और वृद्धि हार्मोन युक्त यानी कि पौधों को पोषक तत्व देता है और वृद्धि यानी कि पौधों की लंबाई में सहायक है। पौधों की जड़ों को शक्तिशाली बनाता है और उन्हें गहराई तक लेकर जाता है, जिससे कि हमारा पौधा गिरता नहीं है। मिट्टी की धारण क्षमता को बढ़ाता है, फसल को स्वस्थ बनाने में मदद करता है और बेहतर उपज में सहायक है। 10 किलोग्राम GC पावर की एक बाल्टी को आप 1 एकड़ भूमि में सिंचाई से पहले या सिंचाई के बाद इस्तेमाल करेंगे। आप इसका इस्तेमाल सुबह, दोपहर, शाम कभी भी कर सकते हैं। साथ ही आप इसको यूरिया, DAP केमिकल के साथ भी मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ध्यान रखें, आपके खेतों में या जमीन में नमी होना जरूरी है। आप इसको अपनी फसल में 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार तक इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको 24 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। खोलने के बाद भी आप इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी तक आपने जो समझा, मैं आपसे उससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछता हूं। तो पहला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न, पांचवा प्रश्न, छठा प्रश्न। अगला प्रोडक्ट जिसका नाम जीवैम माइकोराइजा बायो फर्टिलाइजर है, जो कि 4 किलोग्राम के बैग में उपलब्ध है। यह एक बुनियादी बायो फर्टिलाइजर के आधार पर काम करता है। यह पौधों की जड़ों में सहजीवी की तरह वास करके उनके फैलाव को बढ़ाता है, जिससे पौधों को अधिक मात्रा में मिट्टी से पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। ये मिट्टी की संरचना को सुधारता है, प्रकाश संश्लेषण को बढ़ाता है, सूक्ष्म तथा अति सूक्ष्म पोषक तत्वों को स्थानांतरित करता है
ये दानेदार प्रोडक्ट के रूप में मौजूद है। इस सहजीवी फफूंदी का कैरियर वेंटोनाइड सॉइल या ग्रेनुअल है। अब बात करते हैं कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। आप इसका इस्तेमाल कपास, गेहूं, धान, गन्ना, सरसों, प्याज, सभी सब्जियों तथा बागवानी वाली फसलों में 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करना है। अगर आपको इसका इस्तेमाल नर्सरी के लिए करना है तो 5 से 10 ग्राम प्रति पौधा के हिसाब से इसका इस्तेमाल करें। फूलों एवं फलों की बुआई के लिए 50 से 100 ग्राम प्रति पौधे के हिसाब से प्रयोग करें। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इस प्रोडक्ट की मात्रा का इस्तेमाल पेड़ पौधों के आकार के हिसाब से हो। जीवैम को रासायनिक उर्वरक के साथ भी मिलाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रोडक्ट को हमें 36 महीने के अंदर इस्तेमाल कर लेना चाहिए। अभी तक आपने जो समझा, मैं आपसे उससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछता हूं। तो पहला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न, पांचवा प्रश्न, तो दोस्तों ये रहे हमारे गैल्वे कृषियम के 5 बेहतरीन प्रोडक्ट्स, जिनसे अगर किसान जैविक खेती करता है ये प्रोडक्ट उसके लिए फायदेमंद साबित होंगे। तो यहां पर दोस्तों आज का ये ट्रेनिंग सेशन खत्म होता है। धन्यवाद।